हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं आपके लिए यूपीएसआई से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो दरोगा भर्ती यूपी दरोगा भर्ती के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद हैं लेकिन बहुत समय से टच में न हो पाने के कारण आप भूल से रहे हैं, तो उन्हें एक बार रिपीट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना। और फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये पार्ट 1 है और यहाँ पर जब तक यूपीएसआई भर्ती नहीं होती यूपीएसआई की सीरीज चलेगी, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 चलेंगे और अदर जॉब से भी रिलेटेड यहाँ पर जीके क्वेश्चन जीएसटी क्वेश्चन अपलोड होते रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुतों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पता है या अन्य कोई किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है। तो आप सभी को पता है कि जो सबसे शून्य होता है, जो स्मॉल होता है फ्रेंड्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जी, तो जो शून्य होता है वो आपका होता है पृथ्वी के केंद्र पर ये शून्य होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, जो गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है वो हमारा ध्रुवों पर होता है और जो सबसे कम होता है वो हमारा भूमध्य रेखा पर होता है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है वो आपका पृथ्वी के केंद्र पर होता है और जो सबसे अधिक होता है वो आपका ध्रुवों पर होता है और जो आपका सबसे कम होता है वो आपका भूमध्य रेखा पर होता है, सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पारा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पारे को हम मरकरी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, हम पारे को मरकरी भी कहते हैं, जो एक धातु है। और इसकी परमाणु संख्या की बात करूँ तो आपकी इसकी परमाणु संख्या होती है 80। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन एग्जाम में कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा ब्रोमीन, यानी कि Br, और इसकी परमाणु संख्या होती है 35। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान जरूर रखना कि जो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु वो आपका पारा होती है और जो अधातु होती है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली वो आपकी ब्रोमीन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका, मायोपिया किस प्रकार का दोष है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा, यानी कि निकट दृष्टि दोष। और फ्रेंड्स, मैं अगर इस निकट दृष्टि दोष की बात करूँ तो इसमें जो लेंस प्रयोग होता है वो आपका अप्तर लेंस यूज होता है। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ रतौंधी तो किस कमी के कारण होता है, तो वो आपकी विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। और निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस यूज होता है, तो वो आपका अप्तर लेंस की अप्तर लेंस का प्रयोग होता है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, मायोपिया किस प्रकार का दोष है, तो वो आपका है निकट दृष्टि दोष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको 1960 हो जाएगा। जो 19 सितंबर 1960 में ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था। और इस समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो आपके इंडिया के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें कि 6 नदियों को लेकर समझौता हुआ था। 6 नदियों को लेकर समझौता हुआ था, जिसमें कि 3 नदी ब्यास, रावी और सतलज इंडिया के कब्जे इंडिया के हाथों में अधिकार था उसका। और जो 3 नदियाँ थीं, सिंधु, चिनाब, झेलम, वो पाकिस्तान के उनका अधिकार जो पाकिस्तान के हाथों में दिया गया था। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 19 सितंबर 1960 में ये समझौता हुआ था, जो कि 6 नदियों को लेकर हुआ था। रवि, ब्यास और सतलज इंडिया के हाथों में थी, और जो चिनाब, झेलम और सिंधु वो आपके पाकिस्तान के हाथों में थी। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो फ्रेंड्स, बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा पिंगली बंजाई, यानी कि नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जो तिरंगा है आपका, उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका 3:2 इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, यानी कि तिरंगे का अनुपात कितना होता है, 3:2। तो याद रखिएगा, इसका जो डिजाइन तैयार किया है वो पिंगली बटन, यानी क्या है, इसका जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर जाएगा वो आपका तीसरा चला जाएगा, 22 जुलाई 1947। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका तीसरा यानी कि 27 दिसंबर 1911। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गलती से मुझसे 22 दिसंबर 1911 लिखा गया था, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो करेक्ट वो आपका 27 दिसंबर आएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर जाएगा आपका 27 दिसंबर 1911 को भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम गाया गया था। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने की जरूरत है, जो ये 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, ये उस दिन गाया गया था जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 27वां अधिवेशन चल रहा था। कलकत्ता अधिवेशन 27वां चल रहा था और इसी कारण ये 27 दिसंबर को हुआ था। और जो कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था इसकी जो अध्यक्षता की थी वो पंडित नारायण विश्वधर ने की थी। तो फ्रेंड्स याद रखना, जो 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, उसकी जो अध्यक्षता की थी वो पंडित नारायण विश्वधर ने की थी। और ये जो राष्ट्रगान गाया था ये 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था सर्वप्रथम। तो याद रखिए, पढ़ते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई वो आपकी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई। और फ्रेंड्स आपको यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखने की जरूरत है, 1919 से पहले जो प्रांत थे इंडिया मतलब भारत में जो प्रांत थे, राज्य थे, उन पर जो केंद्र मतलब उन पर जो कंट्रोल रहता था वो केंद्र सरकार का रहता था। ये व्यवस्था आने के बाद, जो द्वैत शासन व्यवस्था लागू होने के बाद जो प्रांत थे, राज्य थे, वो केंद्र से अलग हो गए, यानी कि केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों का बंटवारा हो गया। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, द्वैत शासन जो व्यवस्था लागू की गई है वो आपकी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई है। और उससे पहले जो प्रांत थे उन पर जो कंट्रोल रहता था वो केंद्र सरकार का रहता था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि भारत की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो जमीन के अंदर बहती है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा दूसरा यानी कि लूनी नदी। अगर मैं फ्रेंड्स लूनी नदी के बारे में बात करूँ तो ये अरवली के पर्वत के निकट राजस्थान के अजमेर जिले के नाट पहाड़ी में उत्पन्न होती है। और इसकी जो लंबाई है फ्रेंड्स वो आपकी 495 किलोमीटर है, यानी कि लूनी नदी की लंबाई जो आपकी 495 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में बहती हुई गुजरात के कच्छ में प्रवेश करती है और वहाँ जाकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो अंतर्देशीय जल निकास नदी है वो आपकी लूनी नदी है और इसकी जो लंबाई है वो आपकी 495 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि हो गई है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा 61वें संशोधन। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक बात और याद रखने की जरूरत है, जो 61वां संशोधन हुआ था जिसके अंतर्गत 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष हो गई थी आयु मताधिकार की, तो वो आपका 1989 में हुआ था। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और याद रखने की आपको जरूरत है, जो संविधान संशोधन होते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? तो आप याद रखिएगा, वे 368 मतलब अनुच्छेद 368 के तहत किए जाते हैं। संविधान संशोधन जो होते हैं वो अनुच्छेद 368 के अनुच्छेद 368 के तहत किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स आपसे बस एक ही निवेदन है, अगर आपको कहीं भी कोई भी गलत जानकारी दी गई है, मतलब गलती से कुछ भी गलत जानकारी दी गई है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो में क्या कमी है और कहाँ गलत जानकारी दी गई है, क्या ताकि अगली वीडियो में वो कमी पूरी हो सके। और अगर अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि इसी तरह की क्वेश्चन और जो आने वाली यूपीएसआई की भर्ती है उनके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे हैं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक नमस्कार।